टॉप 5 क्वेश्चंस। यस मेरे बच्चों, टॉप 5 क्वेश्चंस आज मैं महेंद्र आपका मैथ गुरु लेके आया हूं सिर्फ आपके लिए सीयूईटी हिंदी चैनल पर। तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लो बच्चे। पांचवा क्वेश्चन, ध्यान रखना, एक से बढ़कर एक क्वेश्चन है। ये पांचों क्वेश्चन जो है टॉप 5 क्वेश्चन है, जिसमें से आपको एक ना एक क्वेश्चन जरूर मिल सकता है आपको आपके एग्जाम्स के अंदर, जो आपका सीयूईटी 2023 का होने वाला है। अब इसके अंदर जो पांचवा क्वेश्चन है बच्चे, वो तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उसके अंदर के ऐसी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा कि आपका दिमाग हिल जाएगा। चलो, लेकिन टॉप 5 क्वेश्चंस के अंदर जो पहला क्वेश्चन है वो आपको सामने दिखा देता हूँ। शॉर्ट ट्रिक में सारा का सारा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसके लिए जो है मैंने वन शॉट्स के अंदर ऑलरेडी इसको पूरे अच्छे से एलाबोरेट किया हुआ है, तो आप उसको जरूर देखें। तो बच्चे देखो, यहाँ पर जो सबसे पहला जो आपके पास क्वेश्चन है वो परसेंटेज से आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कि यदि कोई छात्र 43% अंक प्राप्त करता है तो वह 72 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। मतलब कि 43% लाने के बाद भी, 43% लाने के बाद भी उसको 72 अंक और चाहिए थे पास होने के लिए। समझ में आ रही बात? अगर ये 72 अंक और लेके आ जाता तब पास हो पाता। इसके बाद लेकिन जब वह 57% अंक लाता है, यानी कि अगर वो 57% बेटा अंक लेके आता है, तो क्या बोला जा रहा है, अंक प्राप्त कर, तो वह 40 अंकों से उत्तीर्ण हो जाता है। 40 अंकों से उत्तीर्ण मतलब कि पासिंग मार्क्स से 40 ज्यादा लेके आता है। मतलब अगर 40 कम भी लाता तब भी पास हो जाता है कि नहीं? तो यहां पर आप देख पा रहे हो, तो जब 43% में 72 जोड़ूंगा तब पासिंग मार्क्स मिलेंगे, 57% में से 40 माइनस करूंगा तब पासिंग मार्क्स मिलेंगे बच्चे, पास मार्क्स मिलेंगे यहां पर। इसका मतलब कि ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। सिंपल है ना? तो यहां से आपने क्या देखा, 43% को वहां भेज दीजिए, तो ये हो जाएगा 57 माइनस 43, ठीक है, प्रतिशत में, और बराबर में इस 40 को यहां भेज दीजिए, तो ये हो जाएगा 72 प्लस 40। अब जो इतनी बात आपने समझी है, इसको आप डायरेक्ट कर सकते थे। कैसे करेंगे हम? ये जो 57 और 43 दिख रहा है, इन दोनों को कर दो बच्चे क्या, माइनस। इन दोनों को कर दो माइनस। तो इनको माइनस करने पे हमें क्या मिलने वाला है, हमें मिलने वाला है कितना, देखो माइनस किया, हमारे पास डायरेक्ट कितना आ गया बच्चे, 14% बराबर। और जो मेरे पास नंबर है उनको करना है प्लस, यानी कि 72 और 40 को करना है प्लस। देखो यहाँ पर दिख रहा होगा, 72 और 40 को प्लस करते हुए 112 आ रहा है। 14 से काटोगे तो 1% का मान आ जाएगा 8। 1% जो है वो 8 मार्क्स के बराबर है। इतने बाद आपको पता चलिए। अब आपको निकालना क्या है, उत्तीर्ण प्रतिशत ज्ञात करना है। तो देखो बच्चे, ये भी उत्तीर्ण मार्क्स है, ये भी उत्तीर्ण मार्क्स है, प्रतिशत में ज्ञात करना है आपको, है कि नहीं? तो अगर 1% बराबर 8 है, ठीक है, तो मुझे बताओ कि 40 मार्क्स कितने परसेंटेज के बराबर हो जाएगा? तो आप बोलोगे सर 5% के बराबर, ठीक है। तो चाहो तो आप इसको उठा लो, चाहे उसको उठा लो। तो 57 में से 57% है बच्चे, ठीक है, इसमें से 40 मार्क्स माइनस करने। 1% मार्क्स 8 मार्क्स के बराबर है, तो आप जानते हो कि 5% कितने, 40 मार्क्स के बराबर होगा। यानी कि 40 मार्क्स बोल लो या 5% बोल लो, बात एक ही है। तो यहाँ पर 5% हम कर देंगे, इसमें से माइनस, उत्तर आ जाएगा मेरा 52%। तो बच्चे 52% इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है। आप चाहो तो यहां से भी निकाल सकते हो, जैसे कि 1% बराबर 8 है, तो 9% बराबर हो जाएगा 72, है ना? 8 नाम 72 होता है, तो 9 से यहाँ गुणा किया है, तो 9 से यहाँ पे भी गुणा करेंगे, मतलब 9% का मान है। तो आप चाहो तो इसको भी यूज करके आप आंसर निकाल सकते हो कि भाई 43 में 72 जोड़ना है। 43 में कितना जोड़ना है बच्चे, 72 जोड़ना है। इसका मतलब 72 मतलब 9% जोड़ना है। तो 43 में 9 जोड़ोगे तब भी 52% उत्तर मिलेगा, यानी कि 52 इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है। अगला वाला क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चे। देखो अगला भी बहुत शानदार सा क्वेश्चन है, बेईमान दुकानदार का क्वेश्चन आपको मिल सकता है। कैसे सॉल्व करना है, ध्यान से देखो। तो अगर बोलता है प्रश्न के अंदर कि एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को उसके क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता है, लेकिन वह 20% कम वजन करता है। ध्यान रखना कि वो हमेशा घपला जो करेगा बेईमान दुकानदार, पैसे में नहीं कर पाएगा, वो करेगा किसमें, बहुत बढ़िया, वो वजन में घपला करेगा। तो आपको करना कुछ नहीं बच्चे, एसपी बटा सीपी करना है, ठीक है। एसपी मतलब विक्रय मूल्य होगा आपका, विक्रय मूल्य, ठीक है, और सीपी मतलब हो गया आपका क्रय मूल्य, ठीक है, सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस। ये बटे में लिख दिया आपने। अब आपको बस इतना सोचना है कि 20% कम वजन देता है। इसका मतलब कि अगर 100 ग्राम दे रहा होता है, वो 100 ग्राम के पैसे लेता है, तो देता कितना है, वो केवल 80 ग्राम देता है। बात समझ में आ रही है? तो एसपी क्या होता है बच्चे, जो जेब में आए, मतलब पैसा हम बेचते हैं तो कुछ पैसा आता है ना जेब में, और सीपी मतलब कुछ खरीदने जाते हैं तो जेब से जाए। तो सीपी मतलब होता है जेब से जाए, और एसपी मतलब होता है जेब में आए। तो मुझे बताओ कि अगर 20% कम वजन दे रहा है, इसका मतलब पैसे तो वो 100 ग्राम के ले रहा है, पैसे तो उसकी जेब में 100 ग्राम के आ रहे हैं, लेकिन उसकी जेब से जा कितने ग्राम के पैसे रहे हैं, तो 80 ग्राम के जा रहे हैं, क्योंकि 20% कम वजन दे रहा है, 80 ग्राम ही दे रहा है। 80 ग्राम दे रहा है मतलब 80% वजन जा रहा है। इसको सॉल्व करोगे बच्चे तो आपको मिलेगा क्या, 5, और आपको मिलेगा कितना, नीचे मिलेगा आपके पास कितना, 4।
तो आपने बोला ऊपर 20 से काट दिया अपन ने। आपने क्या बोला बच्चे, आपने बोला कि मैंने 4 रुपए का खरीदा, 5 रुपए का बेचा। कितने ज्यादा में बेचा, तो आप बोलोगे एक ज्यादा में बेचा। एक ज्यादा कितने पे, 4 पे। तब आपको फॉर्मूला तो पता ही है, P बटा CP गुणा 100%। हाँ या ना, ठीक है। तो बस हमने P का मान रख दिया। P का मान कितना है, प्रॉफिट। प्रॉफिट मतलब कितना, एक। कितने पे, 4 पे, गुणा 100%। अब 1/4 अगर आपको पता है तो उत्तर आ चुका है, नहीं तो 100% का गुणा करके हम भाग देंगे तो 25% इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर आएगा। यही क्या है मेरा, प्रॉफिट परसेंट या लाभ प्रतिशत। समझ पा रहे हो ना, कितना सिंपल सा क्वेश्चन था, है ना। तो इस तरह का क्वेश्चन मिल जाता है, लेकिन यहाँ गड़बड़ क्या हो जाती है कि हम 100 नीचे लिख देते हैं और 80 ऊपर लिख देते हैं, वहां गड़बड़ हो जाती है। तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो कितना प्यारा सा क्वेश्चन है। बोला जा रहा है किसी राशि पर 20 वर्षों के लिए साधारण ब्याज मूलधन का 5/9 है। साधारण ब्याज यानी कि जो मेरे पास साधारण ब्याज यानी SI है बच्चे, मूलधन यानी कि P का 5/9 है। मतलब कि अगर मेरा P 9 है तो साधारण ब्याज कितना होगा, 5। कितने सालों में, 20 सालों में। तो आपको बताना है कि ब्याज की दर क्या होगी। अब आप क्या जानते हो, फॉर्मूला जानते हो, आप क्या जानते हो, SI बराबर PRT बटा 100, है ना। PRT बटा 100, PRT बटा 100, ये हम जानते हैं ना। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। तो हमारे पास सब कुछ दे के रखा हुआ, दर निकालनी है। तो हमारे पास जो SI बच्चे दे के रखा हुआ वो 5 दे के रखा हुआ है, मूलधन दे के रखा हुआ है 9, ठीक है। अगर ये 9 है तो ये 5 है, इसका मतलब ये होता है, इस अनुपात का मतलब क्या है कि अगर ये 9 है तो ये 5 है, यही इसका मतलब होता है। 20 वर्ष की बात कर रहा है तो ये 20 वर्ष हो गए, और गुणे में R है मेरे पास, बटे में कितना है मेरे पास, 100। बस अब काटा पीटी करो और उत्तर निकालो। तो 20 से कटेगा ये 5 बार, 5 इधर आएगा तो बनेगा 25, ये 9 आ जाएगा इधर भाग में। तो R बराबर कितना हो जाएगा बच्चे, 25/9%। यही मेरा क्या है इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर। कहाँ दिख रहा है ये आपको, ऑप्शन नंबर ए में। तो ऑप्शन नंबर ए बच्चे हो गया इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर, ठीक है। कहीं नहीं जाना है बच्चे, 5वां क्वेश्चन में मजा ही आ जाएगा, देखते से ही आंसर लगा लोगे उस तरह का जब भी कोई क्वेश्चन मिलेगा आपको। तो रवि और उसके पिता की वर्तमान आयु के बीच का अंतर 14 वर्ष बताया जा रहा है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि किन्हीं भी दो लोगों के बीच का अगर आपको अंतर दे के रखा हुआ है ना, एज का, आयु का अगर अंतर दे के रखा हुआ है, तो एज डिफरेंस या आयु का अंतर आपका हमेशा समान होता है, ठीक है। चाहे वो 4-5 वर्षों की बात हो रही हो, आज की बात हो रही हो, या 4-5 वर्ष पहले की बात हो रही हो, कितने भी टाइम की बात हो रही हो, आयु के बीच का अंतर हमेशा समान होता है। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो जैसे कि एक फेमस वो आपने सुना होगा कि जब मैं 4 साल का था तो मेरा भाई मेरी आयु का आधा था। तो आपने बोला कि उसका आयु जो भाई होगा वो कितना होगा, 2 साल का होगा। अब मैं 80 साल का हूं तो मेरा भाई कितने साल का होगा, तो आप बोल देते हो सर 40 साल का होगा, है ना। जब 4 साल का था आधा था, अब मैं 80 का हूं तो वो 40 का होना चाहिए। ऐसा होता है क्या, नहीं। 4 साल में 2 साल का अंतर था, तो अभी भी 2 साल का अंतर होगा, यानी कि वो 78 का होगा। समझ में आ रही बात। तो ये ध्यान रखना आपको, छोटी छोटी चीजें कि अंतर हमेशा बराबर होता है। तो 7 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात क्रमशः 3:5 था, ठीक है। तो 7 वर्ष पहले की बात हो रही है, 7 वर्ष पहले, ठीक है। किस किस की आयु का, रवि और उसके पिता की आयु। तो R मतलब रवि, P मतलब पिता, ठीक है। रवि और उसके पिता की आयु का जो अनुपात था वो 3:5 था। बोला जा रहा है उनके बीच में अंतर 2 का था। मैं देख पा रहा हूं कि इनके बीच में 2 इकाई का अंतर है, 2 इकाई का अंतर है इनके बीच में, जो कि क्वेश्चन के हिसाब से कितना है, 14 वर्ष है। जो कि क्वेश्चन के हिसाब से बच्चे कितना है, 14 वर्ष है। बात समझ में आ रही, 14 वर्ष है। तो यहां से अगर आप 1 इकाई का मान निकाल लोगे बच्चे, 1 इकाई का मान निकालोगे अगर आप, तो आपको कितना मिल जाएगा, 7 वर्ष मिल जाएगा, हाँ या ना। 1 इकाई का मान कितना वर्ष मिल जाएगा, 7 वर्ष। तो अब आपको निकालना क्या है, पिता की वर्तमान आयु। कितना सिंपल हो गया क्वेश्चन, पिता की वर्तमान आयु। अगर यहां से मैं बात करूं तो पिता की मेरे को 7 साल पहले की आयु मिल जाएगी। कितनी मिलेगी, 5 गुणे 1 यूनिट का मान है 7, तो ये मिल जाएगी बच्चे मुझे 35। तो 7 साल पहले वो 35 साल के थे, तो आज वर्तमान में कितने होंगे, तो 7 साल आगे बढ़ा दो, कितना मिल जाएगा बच्चे, 42 साल। 42 साल ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है। बात समझ में आ रही है कि नहीं, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। ये लास्ट प्रश्न है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखते से ही उत्तर लगा लोगे, इतना प्यारा क्वेश्चन है। यहां पर इन क्वेश्चंस में आपको क्रमागत संख्याओं के बारे में बात की जाएगी और हमेशा आपको एक औसत दिया जाएगा। तो आपको करना कुछ नहीं, ये औसत लिख देना है। औसत लिख लिया हमने, औसत लिख लिया। अब देखो क्रमागत कितनी संख्याएं, 47 क्रमागत संख्याएं। आपको जितनी भी क्रमागत संख्याएं देके रखी हुई है उसमें से सबसे पहले एक कम कर दो, कितना बचा, 46।
आपको जितनी भी, आपको 5 क्रमागत संख्याएं बोल रहा है, 10 बोल रहा है, 15 बोल रहा है, 25 बोल रहा है, 109 बोल रहा है, कितनी भी क्रमागत संख्याओं की बात कर रहा है, उसमें से एक कम कर लो, बस एक कम कर लिया, कितना हो गया 46। अब डिवाइड बाय 2 कर दो, कितना आएगा बच्चे 23 आएगा। कितना आएगा 23। ये 23 काम का है। अगर ये 23 इसमें जोड़ देते हो बच्चे अगर आप, तो आपको इन क्रमागत संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या मिल जाएगी, यानी कि कितनी मिल जाएगी 77। और ये 54 में से अगर आप ये 23 को माइनस कर देते हो, ठीक है, तो आपको मिल जाएगी इन 47 क्रमागत संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या मिल जाएगी, यानी कि कितनी मिलेगी 4। देखो यहाँ पे 4 माइनस किया तो कितना आएगा 1, यहाँ 31। 31 सबसे छोटी संख्या होगी, ठीक है। उनका एवरेज कितना होगा बच्चे 54। तो ध्यान रखना यहाँ पर, ये मेरे पास जो है कुल मिलाकर 77 जो है सबसे बड़ी संख्या होगी, ये वाली होगी सबसे बड़ी इन क्रमागत संख्याओं में, और ये होगी सबसे छोटी, सबसे छोटी। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? अब हमसे पूछ क्या रहा है, इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो बच्चे बड़ी संख्या हमारे पास आ ही चुकी है 77। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का होगा बिल्कुल सही उत्तर। बात समझ में आ रही कि नहीं? कितना सिंपल सा क्वेश्चन था। करना कुछ नहीं है कि औसत लिखा हुआ है, औसत लिख दो आराम से सुकून से। इसके बाद जितनी भी क्रमागत संख्या है एक कम कर दो, कितना आएगा 46। भाग दे दो 2 का, जो मेरे पास बनेगा इसको प्लस कर दोगे इस औसत के अंदर तो सबसे बड़ी संख्या, माइनस कर दोगे तो सबसे छोटी संख्या। इतना ही प्रोसीजर करना है। यहाँ पर कितनी भी संख्याएं दे दे, कोई भी औसत दे दे, कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रोसीजर हमेशा सेम रहेगा। इसी तरह से हमें इसको सॉल्व करना है। अच्छा लगा तो बच्चे फटाफट से लाइक कर दो वीडियो को, अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कर दो। सीवीटी हिंदी मीडियम चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।